अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम साइंस का यूनिट 1A स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका टाइटल है करैक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इसमें स्पेसिफिकेशन होगी एनिमल्स के लिए। ठीक है बच्चों, इस यूनिट में हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन क्या होती है? ऑर्गेनिज्म या जानदारों को उनके करैक्टरिस्टिक्स या खसूसियात की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रुप्स या ग्रोहों में तकसीम करना, इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन या क्लासीफाई करना। ओके, अब सबसे पहले तो हम अगर किसी चीज़ को क्लासीफाई करना चाहते हैं, यानी कि उसके ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो हमें ये देखना होगा कि वो चीज़ ज़िंदा है या नहीं। ठीक है, यानी पहली हमारे पास क्लासिफिकेशन क्या है? लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी चीज़ लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? अगर तो आपके सामने कोई चीज़ है जो खाना खाती है, ईटिंग करती है, ब्रीथ करती है यानी कि सांस लेती है, ग्रोथ करती है, मूव करती है और रिप्रोड्यूस करती है यानी कि अपने बच्चे पैदा करती है, तो वो चीज़ लिविंग थिंग है। अगर किसी चीज़ में ये तमाम क्वालिटीज़ मौजूद नहीं हैं तो इट्स मीन वो नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं लिविंग थिंग्स पे। लिविंग थिंग्स को मज़ीद दो बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। ठीक है, एनिमल्स और प्लांट। एनिमल्स कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? वो जो ग्रोथ करते हैं, ठीक है, मूवमेंट करते हैं और अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, इसलिए उन्हें अपनी खुराक हासिल करने के लिए पौधों की हेल्प की ज़रूरत होती है। प्लांट्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जो ग्रोथ करते हैं, अपनी खुराक खुद बनाते हैं, लेकिन अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते। इसके बाद हम इस यूनिट में आगे देखेंगे कि एनिमल्स को उनकी वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी की बुनियाद पर दो बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। आइए अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला इज़ द क्रिएटर ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अल्लाह ताला तमाम जिंदा और गैर जिंदा चीज़ों की पैदा करने वाले हैं। लिविंग थिंग्स ईट, ब्रीथ, ग्रो, मूव एंड रिप्रोड्यूस। जितने भी जिंदा जानदार हैं उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? वो खाना खाते हैं, वो सांस लेते हैं, वो ग्रोथ करते हैं, वो मूव करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, रिप्रोड्यूस करना कहते हैं कि किस अपने अपने जैसे अपने बच्चे पैदा करना। दे कैन सेंस चेंजेस इन देयर इन्वायरमेंट बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डू ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपने एनवायरनमेंट में होने वाली तमाम तब्दीलियों को महसूस करते हैं, जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स के उनके अंदर ये तमाम क्वालिटीज़ मौजूद नहीं होती। कौन सी क्वालिटीज़? यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स ना तो खाना खाएंगी, ना सांस लेंगी, ना वो ग्रोथ करेंगी, ना वो मूव करेंगी, ना ही वो रिप्रोड्यूस करेंगी और ना ही उनके अंदर किसी तरह की सेंसेस होंगी। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स रिजेंबल्स इन सम करेक्टरिस्टिक्स बट डिफर इन अदर। तमाम जिंदा जानदारों में बहुत सारी खसूसियात एक दूसरे से मिलती हैं, जबकि बहुत सारी एक दूसरे से मुख्तलिफ भी होती हैं। दिस फीचर हेल्प अस टू डिवाइड लिविंग थिंग्स इनटू टू मेजर ग्रुप्स। इन खसूसियात की बुनियाद पर जो एक दूसरे से नहीं मिलती, हम लिविंग थिंग्स को दो बड़े ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि एनिमल्स और प्लांट में क्या चीज़ सिमिलर है और क्या डिफरेंट है। सबसे पहला करेक्टरिस्टिक क्या है? ग्रोथ। दोनों ही ग्रो करेंगे, एनिमल ग्रो इन साइज एंड प्लांट आल्सो ग्रो इन साइज। ओके, फूड। एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। एनिमल्स जो हैं वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, इसलिए उन्हें खुराक लेने के लिए प्लांट्स की हेल्प की ज़रूरत होगी, जबकि प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो पौधे हैं वो अपनी खुराक खुद बनाएंगे। मूवमेंट। एनिमल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एनिमल जो हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर इजीली मूव कर सकते हैं, खुद से आ जा सकते हैं, लेकिन प्लांट्स ओनली ग्रो इन साइज, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट जो हैं वो अपने साइज़ में तो बड़े हो सकते हैं, छोटे से बड़े होंगे, लेकिन वो अपनी जगह छोड़कर नहीं जा सकते, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। What is the activity? Observe your surrounding and list a few living things you see. अपने इर्द गिर्द जो सराउंडिंग है उसको ज़रा देखें और लिस्ट करें उन चीज़ों को जो आपने देखी हैं। सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द टेबल। आपने उन चीज़ों के नाम यहाँ लिखने हैं जो जो आपको अपनी सराउंडिंग में नज़र आएंगी। जो प्लांट आपको नज़र आएंगे, फॉर एग्जांपल आपको रोज़ प्लांट नज़र आया है, वो आपने यहाँ लिखना है। आपको कोई और प्लांट नज़र आया है, वो आपने यहाँ लिखना है। आपको जो एनिमल नज़र आया है वो आपने यहाँ लिखना है। एनिमल में आपको कोई भी एनिमल नज़र आ सकता है, डॉग, कैट, काउ, समथिंग एल्स, जो भी आपको नज़र आएगा वो आपने यहाँ पर लिखना है। इन द साइंस स्टेटमेंट ही इज़ गिविंग अस एन इंफॉर्मेशन। हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, वो क्या है? द हार्ट सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू द बॉडी अबाउट 1000 टाइम्स ईच डे। दिल पूरे जिस्म को दिन में ऑलमोस्ट 1000 दफ़ा खून पहुंचाता है। ठीक है, दिस कैटेगराइजेशन इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। इस तरह किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपने अलग अलग
कैटेगरीज़ में डिफाइन करना। जिस तरह अभी इस एक्टिविटी में आपने प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है, बिल्कुल इसी तरह एनिमल्स या प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म उसकी करैक्टरिस्टिक्स की बेस पर हम जब उसको अलग अलग कैटेगरीज़ में डिफ़ाइन करते हैं तो इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। आइए अब हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। बिफोर स्टडिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल वी हैव टू डू दिस एक्टिविटी। हमने इस एक्टिविटी में थोड़ा सा अपने प्रीवियस नॉलेज को रिमाइंड करना है, जिसमें हमने देखा था कि व्हाट आर द लिविंग थिंग्स एंड व्हाट आर द नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, हमने उनके करैक्टरिस्टिक्स को सोचना है और हमने इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। ड्रा अ लाइन कनेक्टिंग ईच पिक्चर बिलो टू वन ऑफ द 2 वर्ड्स। ठीक है, आपने ये जो 2 वर्ड्स हैं लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इनको इनके रिस्पॉन्डिंग पिक्चर से मैच करना है। यानी आपने देखना है कि ये एक जो बॉल है ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। इफ़ इट इज़ लिविंग आपने इसको लिविंग से अटैच करना है। इफ़ इट इज़ नॉट लिविंग देन यू हैव टू अटैच दिस विद दिस लाइन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड एक्टिविटी। गिव 3 रीजन्स वाई अ पैरट इज़ अलाइव, अ कार इज़ नॉट अलाइव। ओके, आपने बताने हैं 3 रीजन्स कि पैरट अलाइव है क्यों और कार अलाइव नहीं है क्यों। ठीक है, लेट मी सॉल्व यू दिस एक्टिविटी। यस, द नंबर 1 इज पैरट कैन ग्रो। नंबर 2 इज पैरट कैन ब्रीथ। ओके, पैरट ग्रोथ करता है, पैरट सांस लेता है। एंड नंबर 3 पैरट कैन रिप्रोड्यूस, पैरट अपने बच्चे पैदा कर सकता है। ओके, नाउ अ कार इज़ नॉट अलाइव वाई, कार कैन नॉट ग्रो, कार ग्रो नहीं कर सकती। नंबर 2 कार कैन नॉट ब्रीथ, कार सांस भी नहीं ले सकती है। नंबर 3 कार कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ओके, Now solve the activity number 4. Okay, differentiate major groups of living organisms on the basis of given features. जो आपको ये characteristics बताए गए हैं, features बताए गए हैं, इनकी बेस पर आपने प्लांट्स को और एनिमल्स को क्लासिफाई करना है। ठीक है, यानी कि इनको दोनों को अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग कैटेगरीज में लिखना है। रिप्रोड्यूस, एनिमल कैन रिप्रोड्यूस, ओके। प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस, यस। एनिमल्स कैन मूव, प्लांट्स कैन नॉट मूव। एनिमल कैन ब्रीथ, प्लांट्स कैन ब्रीथ। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एनिमल कैन मेक देयर ओन फूड, नो, while the plants can make their own food. Okay, now we are moving to classification of animal. अब हमने देखना है कि एनिमल की क्लासिफिकेशन किस बेस पर होती है। एनिमल की क्लासिफिकेशन बच्चों उनकी वर्टिब्रल कॉलम की बेस पर होती है। किसी भी जानदार के अंदर पाई जाने वाली उसकी रीढ़ की हड्डी को हम बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म या किसी एनिमल के अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है तो वो वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं, और अगर उनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं है तो वो इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। एनिमल आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दोज कैन मूव, ग्रो, डाइजेस्ट फूड, ब्रीथ एंड हैव सेंस ऑर्गन। एनिमल जानदारों का वो ग्रुप है जिसके अंदर एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की, ग्रोथ करने की, खाई हुई ग़िज़ा को हज़म करने की, सांस लेने की और मुख्तलिफ़ चीज़ों को महसूस करने के लिए उसके अंदर निज़ाम मौजूद होते हैं। दिस इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स, ये जो ज़िंदा जानदार हैं उनमें सबसे बड़ा ग्रुप है। विच इज़ क्लासीफाइड फर्दर इंटू 2 सब ग्रुप्स, जिसको हमने मज़ीद 2 सब ग्रुप में छोटे ग्रुप्स में तकसीम किया है। एक ग्रुप है वर्टिब्रेट्स और दूसरा है इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, एनिमल की क्लासिफिकेशन वर्टिब्रल कॉलम की बेस पर की जाती है। इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं होती, जबकि वर्टिब्रेट्स वो एनिमल हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होती है। यहाँ पर आपको कुछ इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स की पिक्चर दिखाई गई हैं। जेलीफिश, अर्थवर्म, क्रैब्स, बेटल्स एंड कैटरपिलर, ये सब इनवर्टिब्रेट्स हैं। कोयल, फ्रॉग, फिश, ज़ेब्रा एंड स्नेक, दीज आर वर्टिब्रेट्स। ओके, लेट्स डिस्कस देम इन डिटेल। आए अब हम इन दोनों ग्रुप्स को, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों को ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं। व्हाट आर द इनवर्टिब्रेट्स? एनिमल्स दैट बिलोंग टू दिस ग्रुप डू नॉट हैव अ वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन। वो जानवर जो इस ग्रुप में शामिल हैं इनवर्टिब्रेट्स में, उनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी नहीं होती।
दिस ग्रुप कवर्स ऑलमोस्ट 97% ऑफ ऑल नोन एनिमल स्पीशीज़ ऑन अर्थ। ज़मीन पर जितने भी जानवर मौजूद हैं उनमें से तकरीबन 97% जो एनिमल्स हैं वो इसी ग्रुप से, इनवर्टिब्रेट से ताल्लुक़ रखते हैं। सिंस दे हैव नो रिजिड स्पोर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ अ बैकबोन, अगरचे इनके पास बैकबोन की सूरत में, रीढ़ की हड्डी की सूरत में कोई सख्त सपोर्ट मौजूद नहीं है जिसके सहारे वो अपने जिस्म को सीधा खड़ा रख सकें, लेकिन दे हैव एन अदर सिस्टम, उनके पास कुछ और है, रीढ़ की हड्डी की बजाय कुछ और है, विच प्रोवाइड एनफ सपोर्ट टू देयर बॉडीज़, जो उनकी जो जिस्म है उनको इतनी सपोर्ट दे देती है कि वो मूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन होता है जिस्म के बाहर ढांचा, ठीक है। Insects have exoskeleton composed of chitin that is hard and stiff but help them to move easily. Okay. जितने भी इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इनके पास काइटन से बना हुआ एक्सोस्केलेटन होता है। बाहर एक हॉलनुमा जिस्म होता है, ढांचा होता है। अगरचे ये जो ढांचा है ये सख्त है और इनके जिस्म से चिपका हुआ है, लेकिन फिर भी ये इनको मूव करने में मदद करता है। मसल्स एंड स्नेल्स, ठीक है। मसल्स एंड स्नेल्स हैव अ शेल कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इनके ऊपर एक शेल होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, ठीक है। इसके मसल्स के ऊपर भी और स्नेल की बॉडी के ऊपर भी ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये इसका एक्सोस्केलेटन है, ठीक है। और आपने अक्सर देखा होगा इसके अंदर एक लिक्विड सा मौजूद होता है, वो लिक्विड एक्चुअली एक ऑर्गेनिज्म है, एक जानदार है, ठीक है, जो इस एक्सोस्केलेटन के अंदर छुप के रहता है। ये जो एक्सोस्केलेटन है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है और इसका काम ये होता है ये इनको हर किस्म के ख़तरे से बचाता है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द वर्टिब्रेट्स, वो तमाम जानवर जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, ठीक है, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है उसको हम वर्टिब्रेट के ग्रुप में शामिल करते हैं। एनिमल दैट बिलोंग टू दिस ग्रुप हैव अ वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन इन देयर स्केलेटन दैट हेल्प देम इन मूवमेंट एंड प्रोवाइड सपोर्ट। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं इनकी बॉडी के अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होती है या बैकबोन मौजूद होती है जो इनके ढांचे को मूवमेंट करने के लिए और सीधा खड़ा होने के लिए सपोर्ट करती है, ठीक है। मेंबर ऑफ दिस ग्रुप हैव एन इंटरनल स्केलेटन सिस्टम, ये जितने भी मेंबर हैं आपने इनवर्टिब्रेट्स में पढ़ा था अभी कि जो उनका स्केलेटन है वो एक्सोस्केलेटन है, यानी कि जिस्म अंदर है और उनका जो प्रोटेक्शन है, उनका जो खौल है वो बाहर है। यहाँ पर जितने भी एनिमल्स होंगे वर्टिब्रेट्स में उनके अंदर जो इनका स्केलेटन है वो अंदर होगा और इनकी बॉडी स्ट्रक्चर इसके बाहर होगा, यानी जिस तरह इंसानों में होता है हड्डी अंदर होती है और इसका जो गोश्त है या बॉडी है वो बाहर होगी, ठीक है, इसका ढांचा जिस्म के अंदर छुपा हुआ होगा। यहाँ पर आपको इस पिक्चर में एग्जाम्पल्स दी गई हैं, जैसे कि बर्ड का स्केलेटन आपको दिखाया गया है, फ्रॉग का स्केलेटन आपको दिखाया गया है, फिश एंड ह्यूमन इनका भी स्केलेटन आपको दिखाया गया है, ठीक है। वर्टिब्रेट्स आर बिगर देन इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स जो हैं ये साइज़ में इनवर्टिब्रेट्स से हमेशा बड़े होते हैं। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रेट इज़ मोर कम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनाइज, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी की जो बनावट है वर्टिब्रेट्स की वो ज़्यादा पेचीदा और मुनज़्ज़म है, यानी प्रॉपरली बनी हुई है। दे हैव स्पेशल ऑर्गन्स टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन, इनके पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स होते हैं ताकि ये अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे कामों को कर सकें। फिश, सैलेमंडर्स, chameleon, pheasants and rhinoceros are the few examples of vertebrates. Okay, फिशेस की मुख्तलिफ किस्में, स्लेमेंडर एक एनिमल होता है जो कि आलमोस्ट लिजर्ड की तरह होता है, ठीक है। कैमिलियन ये आपको पता होगा गिरगिट, ठीक है। फेजेंट कहते हैं ये तीतरों की एक किस्म है जो बहुत खूबसूरत शक्ल के और बहुत खूबसूरत रंगों के होते हैं। एंड राइनोसिरोज आपने देखा भी होगा चिड़ियाघर में, गैंडा, ठीक है। आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, ये तमाम जो हैं वो कुछ एग्जाम्पल्स हैं वर्टिब्रेट्स की। ओके नाउ वी हैव एन अदर एक्टिविटी, ड्रा अ लाइन कनेक्टिंग ईच पिक्चर बिलो टू वन ऑफ द टू वर्ड्स। ये जितनी पिक्चर्स आपको नीचे दी गई हैं इनको आपने इनके कॉरिस्पॉन्डिंग जो वर्ड्स हैं इनसे मिलाना है, ठीक है। आपने पहचानना है कि ये वर्टिब्रेट है या इनवर्टिब्रेट है। इफ़ दिस इज़ इनवर्टिब्रेट आपने उसको इनवर्टिब्रेट से मैच करना है, अगर वर्टिब्रेट है तो आपने उसको वर्टिब्रेट से मैच करना है। Now we have another activity, sort out following animals into vertebrates and invertebrates। यहाँ पर आपको कुछ एनिमल्स के नाम दिए जा रहे हैं, आपने इनको दो ग्रुप्स में तकसीम करना है, वर्टिब्रेट्स को सेपरेट करना है और इनवर्टिब्रेट्स को सेपरेट करना है। नाउ वी आर मूविंग टू द टॉपिक डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स। ऑर्गन क्या होते हैं? उज़ू, ठीक है। ऑर्गन एक्चुअली छोटे छोटे बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो कि अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स आर मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन्स,
मुख्तलिफ जानवरों की जो जिस्म है वो बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बने हुए होते हैं। ऑल ऑफ दिस ऑर्गन्स वर्क टुगेदर, ये जितने भी निज़ाम हैं, ये जितने भी अज़ू हैं, ये एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। सम आर एक्सटर्नल, फॉर एग्जांपल स्किन, हैंड, लेग्स, माउथ एट्सेट्रा विच वी सी, ये वो सारे ऑर्गन्स हैं जिनको हम देख सकते हैं। अदर्स आर इंटरनल, फॉर एग्जांपल हार्ट, लंग, किडनी एट्सेट्रा। कुछ बाकी जो हैं वो जिस्म के अंदर होते हैं, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर दिल, फेफड़े और गुर्दे, ठीक है। वी कैन नॉट सी देम, हम इनको नहीं देख सकते। ईच ऑर्गन परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, हर एक ऑर्गन ने अपना ख़ास काम करना है बॉडी के अंदर। द मेजर ऑर्गन इन एन एनिमल बॉडी आर एज फॉलो। अब हमें वो जो मुख्तलिफ ज़रूरी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, उनके बारे में कुछ डिटेल्स बताने लगे हैं। द फर्स्ट वन इज़ द हार्ट। हार्ट क्या है? दिल। इट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन, ये जो है एक पंपिंग ऑर्गन है जिसका काम है पंप करना। जिस तरह आपका वाटर पंप होता है, वो पानी को खींचता है और दूसरी साइड पे फेंक देता है, जस्ट लाइक अ वाटर पंप हमारा हार्ट भी काम करता है। इट सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, इसका काम क्या है? हमारे खून को पूरे जिस्म तक पहुँचाना। कैरिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन विद इट, इस खून के अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद होती है और न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। हमारे दिल का काम क्या है? उस खून को जिसके अंदर ऑक्सीजन भी हो और न्यूट्रिएंट्स भी हो, जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाना। इट इज़ लोकेटेड अंडर द रिब केज, ये कहाँ पर मौजूद होता है? हमारे जिस्म के अंदर जो पसलियों का ढांचा है, ठीक है। रिब केज क्या है? पसलियों का ढांचा, पसलियाँ हमारी जो हैं उनके अंदर, उनके पीछे मौजूद होता है, उनके नीचे मौजूद होता है। बिटवीन द लंग्स स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। हमारे जो फेफड़े हैं उनके दरमियान में और थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे, बॉडी की लेफ़्ट साइड पे। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, और ये हमारे जिस्म का सबसे अहम हिस्सा है। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज़ लंग्स। लंग्स क्या है? फेफड़े। दे हेल्प अस ब्रीथिंग, इनका काम यह है कि ये हमें सांस लेने में मदद देते। व्हेन वी ब्रीथ वी टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर अराउंड अस, जब हमने सांस लेना है तो हम हमारे इर्द गिर्द जो हवा है उसमें मौजूद ऑक्सीजन को अपने जिस्म के अंदर ले जाते हैं। दिस एयर रीचेज आवर लंग, ये जो हवा हमारे जिस्म के अंदर गई है ये हमारे फेफड़ों तक जाएगी, ठीक है। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड एंड एयर टेक प्लेस इन द लंग्स, और फिर हमारा जो खून है और हवा है उनके दरमियान ऑक्सीजन का तबादला होगा, यानी हवा के अंदर जो ऑक्सीजन थी वो हमारे खून में शामिल हो जाएगी। कहाँ पर? फेफड़ों के अंदर। द ब्लड देन डिस्ट्रीब्यूट दिस ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फिर ये जो खून है जिसको दिल ने पंप करना था, ठीक है, दिल इसको पंप करेगा और ये जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंच जाएगी ऑक्सीजन को लेकर। नाउ किडनी। व्हाट इज़ अ किडनी? किडनी इज़ जस्ट लाइक अ फिल्टर प्लांट, जिस तरह आपका पानी का फ़िल्टर होता है ना, जिसका काम होता है पानी को साफ़ करना, इसी तरह किडनी है, इसका काम है हमारे ब्लड को साफ़ करना, ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्लीन करना। द मेन रोल ऑफ किडनी इज़ टू एक्सक्रीट ऑल वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, सबसे बड़ा काम क्या है किडनी का? हमारा जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी के अंदर उसको बॉडी से निकाल बाहर करना। ओके, दे वर्क लाइक अ फिल्टर, ये बिल्कुल एक फ़िल्टर की तरह काम करते हैं। द क्लीन ब्लड एंड वेस्ट मटेरियल कम आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ये क्या करते हैं? ये हमारे ब्लड को क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं, और जितना भी वेस्ट मटेरियल जो ब्लड के अंदर मौजूद था उसको खींचते हैं ब्लड से, ठीक है, और उसको फिर बॉडी से बाहर निकाल देते हैं यूरिन की सूरत में। ओके, नाउ व्हाट इज़ अ स्टोमच। स्टोमच क्या है? स्टोमच हमारा निज़ाम जो खुराक का निज़ाम है उसका सबसे बुनियादी हिस्सा है। द स्टोमच डाइजेस्ट द फूड वी ईट, जो भी हमने खुराक खानी है वो हमारे मैदे ने हज़म करनी है। ओके, इट ब्रेक्स द फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय एक्सक्रीटिंग वेरियस जूसेस एंड दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। इसने क्या करना है? जो खुराक हमने खाई है उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करना है। अब ये छोटे टुकड़ों में कैसे तकसीम करेगा? इसके अंदर कुछ जूसेस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जूस लाइक मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये जो जूस लाइक मटेरियल्स होते हैं ये इस खुराक को तोड़ देते हैं, ठीक है, दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। और इस तरह का जो ब्रेक डाउन होता है, तोड़ फोड़ होती है खुराक की, उससे हमारी जो खुराक है वो हज़म हो जाती है। आवर बॉडी गेट्स एनर्जी टू वर्क फ्रॉम दिस डाइजेस्टिव फूड, हमारा जो जिस्म है उसको ताकत मिलती है इस तोड़ी हुई खुराक से, ठीक है। हमने जो भी खुराक खाई है उसको जब स्टोमच जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, तो उससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलेगी। द नेक्स्ट ऑर्गन इज़ ब्रेन। व्हाट इज़ अ ब्रेन? जिस्म का सबसे अहम हिस्सा जिसने हमारी बॉडी के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करना है, मैनेज करना है।
द ब्रेन कंट्रोल्स एंड मैनेज द फंक्शंस ऑफ ऑल बॉडी पार्ट। हमारे जिस्म में कौन कौन सा अमल होगा, क्या क्या फंक्शन होगा, किस तरह होगा, इस सब चीज़ों को ब्रेन ने कंट्रोल करना है। ब्रेन वर्क्स इवन ड्यूरिंग स्लीप, जब आप सो रहे हैं उस वक्त भी आपका दिमाग काम करता है। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द फंक्शंस ऑफ द एंटायर बॉडी एंड परफॉर्म द सिंपलेस्ट of task, for example blinking of an eye, to more complex one, for example solving math problems। ब्रेन का काम क्या है, इसने हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल भी करना है और कोऑर्डिनेट भी करना है, यानी कि आपका जो निज़ाम में जो आपके तमाम काम हैं वो प्रॉपर तरीके से हों, एक के बाद दूसरा हो, ठीक है, इसको इसने कंट्रोल करना है पूरी बॉडी के। और उसके साथ साथ इसने क्या करना है, इसने जिस्म के बहुत छोटे छोटे कामों को भी संभालना है, जैसे कि आंखें झपकना, ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, ओके। और इसने बहुत मुश्किल काम भी करने हैं, जैसे कि आपके मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ये काम भी दिमाग ने ही करना है। द ह्यूमन ब्रेन इज़ लोकेटेड इनसाइड द हेड, आपके सर के अंदर ब्रेन मौजूद है, विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ हार्ड बोन कॉल्ड द स्कल, और इसको बाहर से एक सख्त हड्डी ने घेरा हुआ है जिसको हम कहते हैं स्कल, ओके। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट अनदर ऑर्गन दैट इज़ टीथ, हमारे दांत। फूड कैन नॉट बी स्वेलन डायरेक्टली, आप कोई भी बड़ी खुराक खाने वाला हो, खाना हो, उसको आप डायरेक्टली स्वेलन नहीं कर सकते, निगल नहीं सकते। इट इज़ च्यू बाय टीथ, आपके दांत पहले उसको चबाते हैं। इन ह्यूमन देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, आप एक इंसान के अंदर 4 मुख्तलिफ किस्म के दांत होते हैं। इंसीजर्स, कैनन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर, ठीक है। इंसीजर्स कौन से दांत होते हैं, जिनकी थोड़ी सी शार्पन सी शेप होती है, थोड़े से तेज़ होते हैं, अपने किनारों से थोड़ा सा शार्प होते हैं, एंड आर यूज टू बाइट एंड कट फूड, और इनका काम क्या होता है, बाइट करना। जब आप किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल आप एप्पल खाते हैं, आप उसको पहले बाइट करते हैं, एंड देन कट फूड, पहले उसके बाद उसको कट करना। ऑफ ऑल टीथ कैनन्स हैव द शार्पेस्ट पॉइंटेड एज, जो कैनन्स है इनका जो किनारा है वो बाकी चारों टीथ की टाइप से सबसे ज़्यादा शार्प होता है। दे आर यूज फॉर टेयरिंग फूड, और इनका काम क्या है, चीज़ को चीरना, जो आपकी खुराक है उसको चीरना। देन द अदर टाइप इज़ प्रीमोलर। वट आर द प्रीमोलर्स? प्रीमोलर्स हैव अ फ्लैट सरफेस, इनकी जो सरफेस है वो ऊपर से थोड़ी सी फ्लैट होती है। एंड आर यूज टू टीयर एंड क्रश फूड, और इनका काम भी ये है कि जो आपने खुराक लेनी है मुंह के अंदर उसको ये तोड़ेंगे और या उसको फिर क्रश करेंगे, ठीक है, उसको ग्राइंड करेंगे। मोलर हैव अ लार्ज फ्लैट सरफेस, और इनका ये जो मोलर है इनका जो सरफेस एरिया है, आप आम ज़बान में इनको दाढ़ें कहते हैं, ठीक है, ये फ्लैट होती हैं सरफेस में। और इनका काम क्या है, इनका सबसे मेन काम क्या है, ग्राइंड करना। ये जो भी खुराक मोलर या जो भी खुराक इंसीजर, कैनर और प्री मोलर ने बाइट करके या कट करके मुंह के अंदर ले ली है, उसको अब ग्राइंड करना और टीयर करना और छोटे छोटे पीसीस में क्रश करना, ये काम किसका है, मोलर्स का है, ओके। नाउ वी हैव एन अदर एक्टिविटी। इन दिस एक्टिविटी वी हैव टू पुट द ऑर्गन नेम अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। फंक्शंस की बेस पर हमने यहाँ पर उनके ऑर्गन्स को पहचानना है। फर्स्ट वन इज़ ब्रेक फूड इनटू फाइन पार्टिकल्स। कौन सा ऑर्गन है जो फाइन पार्टिकल्स में फूड को डिवाइड कर देता है, स्टोमच। सेकंड वन इज़ च्यू एंड टीयर फूड। वो कौन सा ऑर्गन है जिसने चबाना है और खुराक को छोटे हिस्सों में तकसीम करना है, दैट इज़ टीथ। द ऑर्गन विच हैज़ टू फिल्टर द ब्लड, जिसने खून को साफ करना है, दैट इज़ किडनी। द ऑर्गन विच हैव टू सर्कुलेट द ब्लड, जिसने पूरे जिस्म को खून सप्लाई करना है, खून पहुंचाना है, वो कौन सा ऑर्गन है, हार्ट। द नेक्स्ट वन एक्सचेंज गैसेस। कौन सा ऑर्गन है जो गैसेस को एक्सचेंज करता है, दैट इज लंग्स। द लास्ट वन इज कोऑर्डिनेट बॉडी फंक्शंस। वो कौन सा ऑर्गन है जिसने बॉडी के तमाम फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करना है, दैट इज ब्रेन, ओके। Now we have another activity. Write down the name of 5 senses and the sense organs related to them. आपने 5 senses के नाम लिखने हैं और वो organs भी लिखने हैं जो उन senses को perform करते हैं, okay? Number 1 sense is hearing, that is done by ear, okay? हम सुनते हैं कानों की मदद से। Second one is seeing something by eyes, आप आँखों की मदद से देखते हैं। Third one is tasting the things, दैट इज़ डन बाय टंग, आप ज़ुबान की मदद से चीज़ों का टेस्ट महसूस करते हैं। फोर्थ वन इज़ स्मेलिंग, दैट इज़ डन बाय नोज़,
नाक की मदद से आप स्मेल करते हैं चीज़ों को। 5th वन इज़ टचिंग और सेंसिंग समथिंग, ठीक है, दैट इज़ डन बाय स्किन। आपकी स्किन की मदद से आपको ये एहसास होता है कि कोई चीज़ आपको टच की है। वी हैव एन अदर एक्टिविटी, इसमें आपने जो टीथ की टाइप्स हैं इनको आइडेंटिफाई करना है और फिर उनके यहाँ पर नाम लेबल करने हैं। ओके, आई हैव completed this activity for you. These teeth are canines, these are incisors, these are molars, and the other ones before molars are premolars. Now the next topic is bones and muscles. In the human body, human have an endoskeleton consist of bones and muscles. इंसान के जिस्म के अंदर अंदरूनी ढांचा होता है जिसके अंदर हड्डियां और मसल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, मसल्स क्या होते हैं, हमारी हड्डियों के ऊपर जितना भी गोश्त है ये एक्चुअली मसल्स होते हैं। बोन्स, इट इज़ हार्ड टिश्यू दैट मेक द स्केलेटन इन वर्टिब्रेट्स। ठीक है, वर्टिब्रेट्स के अंदर जो ढांचा है वो किससे मिलकर बना हुआ है, इन सख्त किस्म की टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है जिन्हें हम बोन्स कहते हैं। इट प्रोटेक्ट द बॉडी ऑर्गन्स, प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, प्रोवाइड सपोर्ट एंड शेप टू द बॉडी एंड इनेबल देम टू मूव। ये जो बोन्स हैं इनका काम क्या है, सबसे पहले तो ये बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, बॉडी के अंदर जितने ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं। ब्लड सेल्स हमारी बोन्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ये हमारी बॉडी को सपोर्ट देती हैं और शेप देती हैं, यानी जो हमारा स्ट्रक्चर है, हम सीधे खड़े हैं, ये हमारी बोन्स ही हैं जिनकी वजह से हमारी एक बॉडी की शेप है और ये हमें एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के काबिल बनाती हैं। नीचे आपको कुछ मुख्तलिफ किस्म की बोन्स जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं उनकी स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं। सबसे पहले आपको दिखाया गया है स्कल बोन। दिस इज़ अ स्कल बोन, ये हमारी खोपड़ी की हड्डी है जिसके अंदर दिमाग मौजूद होता है। दीज आर द रिब्स, ये हमारी पसलियों का जाल है जिसके अंदर हमारा दिल भी है, फेफड़े भी हैं, स्टोमच भी है। ठीक है, ये हमारी बैकबोन है जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे हैंड की बोन्स हैं। ठीक है, हाथों की जो हमारी हड्डियां हैं वो इस तरह की होती हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मसल्स। इट इज़ द बंडल ऑफ फाइब्रस टिश्यूज दैट हैज़ एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। आम ज़बान में हम इनको पट्टे भी कहते हैं। इनके अंदर खसूसियत होती है कि ये सिकुड़ सकते हैं और फैल सकते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ये बॉडी के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मसल्स बोन के साथ अटैच हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो बोन को अपनी तरफ खींच लेंगे, एक साइड पे खींचेंगे और उसकी सूरत में वो जो बॉडी ऑर्गन है वो मूवमेंट करेगा। ओके, मसल्स 3 तरह के होते हैं, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स। स्मूथ मसल्स वो मसल्स होते हैं जो हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स के अंदर मौजूद होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी ब्लड वेसल्स में मौजूद होते हैं, हमारी एलिमेंट्री कनाल जो खुराक की नालियाँ हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन उसके अंदर होते हैं, या हमारे यूट्रस के अंदर होते हैं, जो पेशाब की नाली है उसके अंदर होते हैं। ठीक है, जो स्केलेटल मसल्स हैं ये वो मसल्स हैं जो बोन्स के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में मदद देते हैं और बोन्स को मूव करने में उनकी हेल्प करते हैं। थर्ड कैटेगरी है कार्डिक मसल। कार्डिक मसल्स दिल में मौजूद मसल्स होते हैं जो दिल की दीवारें बनाते हैं, यानी कि दिल का जो स्ट्रक्चर है वो कार्डिक मसल से मिलकर बना हुआ होता है। टाइप्स ऑफ मसल्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। मसल की 3 अकसाम हैं। स्मूथ मसल्स, these muscles have a very smooth uniform appearance when observed under a microscope। इन मसल्स को जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो ये आपको बिल्कुल स्मूथ नज़र आते हैं, अपीयरेंस में देखने में बिल्कुल सीधे और तरीके से बने हुए नज़र आएंगे। ठीक है, दे आर फाउंड इन ब्लड वेसल्स, एलिमेंट्री कैनाल एंड यूरेटर। ये आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं, तमाम बॉडी ऑर्गन्स में जो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं, जैसे कि खून की नालियाँ हैं, खुराक की नालियाँ हैं और पेशाब की नाली है। ठीक है, उसके बाद आता है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, स्केलेटल मसल्स वर्क विद आवर बोन्स टू गिव अस स्ट्रेंथ। स्केलेटल मसल वो मसल हैं जो हमारी हड्डियों के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इस पिक्चर में आपको एक बाजू की हड्डी दिखाई हुई है, आपका आर्म दिखाया हुआ है, इस आर्म की हड्डी के साथ आप दिख रहे हैं, ये रेड कलर का आपको मसल्स दिखाए हुए हैं। ठीक है, मसल्स हमेशा पेयर्स की सूरत में काम करते हैं, पेयर्स के फॉर्म में ये एक दूसरे अटैच होते हैं। एक बोन के साथ हमेशा एक पेयर अटैच होता है। जब वन साइड कॉन्ट्रैक्ट करती है तो अदर साइड रिलैक्स करती है, जब ये साइड कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये साइड रिलैक्स करेगी। ठीक है, इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से बोन मूव करती है। जो साइड कॉन्ट्रैक्ट होगी
वो बोन को अपनी तरफ खींच लेगी। स्केलेटल मसल्स आर अटैच टू द बोन बाय टेंडन। स्केलेटल मसल इस बोन के साथ, ये जो स्केलेटल मसल है ना, ये इस बोन के साथ जिस चीज़ की वजह से जुड़े होंगे उसे हम कहते हैं टेंडन्स। ठीक है, छोटे छोटे धागा नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इस हड्डी को इस स्केलेटन के साथ जोड़ देते हैं। ओके, टेंडन्स आर थिन फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग्स मेड अप ऑफ टफ टिश्यूज। टेंडन्स क्या हैं? पतले से लचकदार धागा। ठीक है, पतले लचकदार धागे जो कि सख्त किस्म की टिश्यूज से बने हुए होते हैं। दे आर फाउंड इन आर्म एंड लेग्स। ये कहाँ पर आपको मिलेंगे? ये आपके बाजुओं में और आपकी टांगों में ये मौजूद होते हैं। ओके, द थर्ड टाइप ऑफ मसल इज़ हार्ट और कार्डिक मसल। तीसरी किस्म कौन सी है? हार्ट मसल या कार्डिक मसल। द हार्ट और कार्डिक मसल मेक्स अप द हार्ट। इनका काम क्या है? इन्होंने दिल बनाना है। दे काज पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो दिल है वो पंप करता है और खून को आगे पहुंचाता है। ओके, नाउ वी हैव एन एक्टिविटी, नेम द मसल शोड इन द पिक्चर। आपने इन मसल्स के नाम लिखने हैं जो कि आपको पिक्चर्स में दिखाई हैं। दीज आर स्केलेटल मसल्स, दीज आर कार्डिक मसल्स एंड दीज आर स्मूथ मसल्स। ओके, नाउ अनदर एक्टिविटी, साकिब मेट अ रोड एक्सीडेंट व्हाइल ड्राइविंग अ कार। साकिब जो एक कार को ड्राइव कर रहा था, उसे एक एक्सीडेंट हो गया। हिज लेग्स एंड आर्म्स वर ब्रोकन और हाउ हिज ब्रोकन बोन्स कैन बी फिक्स। अब उसकी जो टूटी हुई हड्डियां हैं उनको आप कैसे जोड़ेंगे? हाउ कैन वी कीप आवर बोन स्ट्रॉन्ग। हम अपनी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग कैसे रख सकते हैं? ठीक है, इसके ट्रीटमेंट के लिए जब भी किसी की हड्डी टूटेगी तो हम उस हड्डी को आपस में अटैच करके उसको फिक्स कर देते हैं। बोन्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो ऑटो फिक्स हो जाती हैं और वो अपनी जो टूटा वो ब्रोकन पार्ट होता है वो ऑटोमेटिकली खुद ही ठीक हो जाता है, जुड़ जाता है। हम अपनी हड्डियों को विटामिन और कैल्शियम की ज़्यादा इंटेक लेकर मजबूत रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप दूध की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार लेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा कैल्शियम और ज़्यादा विटामिन डी जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो हड्डियाँ हैं वो मजबूत होंगी। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डाइवर्सिटी इन लाइफ। व्हाट इज़ द डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी मीन वैरायटी, अक़साम, ठीक है, ऑफ लाइफ। मतलब आप इस दुनिया में रहते हैं, ठीक है, और इस दुनिया में आप अकेले ऑर्गेनिज्म नहीं हैं। आपने देखा है बहुत सारे और एनिमल्स, प्लांट्स इस दुनिया में मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, आप जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ पर डॉग्स भी हैं, कैट्स भी हैं, कैमल्स भी हैं, काउज भी हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे भी हैं। ये जो सारे ज़िंदा जानदार हैं जो आपको एक ही जगह मिलते हैं, ये डाइवर्सिटी यानी कि वैरायटी बनाते हैं। ज़िंदा चीज़ों की बहुत सारी अक़साम जो है वो डाइवर्सिटी कहलाती है। ठीक है, ऑल एनिमल्स आर डिफरेंट एंड यूनिक इन देयर ओन वे। हर एक जानवर जो है वो अपने अंदाज में एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अ कैमल इज़ अ टॉल एनिमल लाइक अ जिराफ बट बोथ लिव इन अ डिफरेंट हैबिटेट एंड एनवायरनमेंट एंड बोथ हैव डिफरेंट फीचर्स टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। अगरचे कैमल जो है वो बिल्कुल जिराफ की तरह का एक लंबा जानवर है, लेकिन दोनों ही जो ऑर्गेनिज़म हैं, दोनों ही जो एनिमल हैं वो मुख्तलिफ़ हैबिटेट में मुख्तलिफ़, अपने उनका जो घर है वो बिल्कुल मुख्तलिफ़ है और उनका जो माहौल है वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ़ है, और उसके अलावा उनके अंदर जो खसूसियात हैं वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं, जिनकी वजह से वो डिफरेंट जो हैबिटेट या मस्कन के अंदर रहते हैं। कैमल कैन सर्वाइव इन अ डेजर्ट। एक जो ऊँट है वो सहरा में भी रह सकता है, लेकिन जो जिराफ है वो नहीं रह सकता। इसी तरह बहुत सारे दूसरे जानवर हैं। ऑल अदर एनिमल्स स्मॉल, बिग, टॉल और हैवी हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स। बहुत सारे दुनिया में जानवर हैं, हर जानवर की अपनी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, भारी हो या पतला हो, उसकी अपनी खसूसियात हैं, अपनी उसकी फ़ीचर्स हैं, अपनी उसकी एबिलिटीज़ हैं। वो बाकी दूसरे जानवरों से हमेशा मुख्तलिफ ही होगा। दीज डिफरेंसेस मेक ओवर वर्ल्ड डाइवर्सिटी। ये जो फ़र्क है ना जानवरों के अंदर, एक जानवर जो खसूसियात में, शक्ल में, हर तरह से दूसरे जानवर से मुख्तलिफ है, इसे हम कहते हैं डाइवर्सिटी। और ये सब चीज़ें मिलकर हमारी वर्ल्ड को डाइवर्स बनाती हैं, यानी वर्ल्ड को मुख्तलिफ बनाती हैं। दिस डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। और ये जो हमारी डाइवर्सिटी है, ये जो वैरायटी है ज़िंदगी की, इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, यानी कि ज़िंदगी में जो वैरायटी है वो क्या कहलाएगी? बायोडाइवर्सिटी। अगर दुनिया में सिर्फ एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म होते, फॉर एग्जांपल सिर्फ इंसान ही होते और कोई एनिमल ही ना होता, कोई पौधे ही ना होते, तो ये दुनिया कितनी ज़्यादा बोरिंग लगती। ठीक है, मतलब एक ही चीज़ को आप देखते रहते और उसके अलावा आपके पास देखने के लिए कुछ नहीं है। तो इसके लिए हमें अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने इस दुनिया में इतने ज़्यादा रंग भरे हैं ताकि हम खुश हो सकें। ठीक है,
लाइफ वुड बी सो बोरिंग विदाउट दिस डाइवर्सिटी। अगर ये डाइवर्सिटी ना हो, ये वैरायटी ना हो लाइफ के अंदर, तो हम कितने ज़्यादा बोर हो जाएं। वी मस्ट थैंक्स अल्लाह सुब्हानहू ताला फॉर मेकिंग दिस वर्ल्ड ब्यूटीफुल एंड सो मच डाइवर्स। हमें अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें इतनी खूबसूरत और इतनी ज़्यादा रंगीन दुनिया दी है। हमें इस दुनिया की फ़िक्र करनी चाहिए और हमें इस दुनिया को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये जो डाइवर्सिटी अल्लाह ताला ने दी है, इतनी ज़्यादा वैरायटी दी है लाइफ की, इसकी हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टिंग डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। बहुत सारे जो इंसान हैं उनकी हरकतें, उनके जो काम हैं वो डायरेक्टली यानी कि बिला वास्ता या बिल वास्ता तौर पर वो ज़िंदगी को मुतासिर कर रहे हैं, जो ज़िंदगी है उस पर असर डाल रहे हैं। वी शुड अडॉप्ट द फॉलोइंग वे टू प्रोटेक्ट द डाइवर्सिटी। हमें इस डाइवर्सिटी को बचाने के लिए ये सारे काम करने चाहिए। कौन कौन से करने चाहिए? द फर्स्ट वन इज़ बैन हंटिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़। इंडेंजर्ड एनिमल्स क्या होते हैं? इंडेंजर्ड कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जिसको ये ख़तरा है कि अगले कुछ सालों में वो इस दुनिया से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। एक्सटिंक्ट कहते हैं उन एनिमल्स को जो अब इस दुनिया में, पहले इस दुनिया में थे लेकिन अब इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डायनासोर, कि पहले वो इस दुनिया में बहुत ज़्यादा तादाद में थे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इस दुनिया से ख़त्म हो गए। अब वो एक भी डायनासोर आपको इस दुनिया में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो स्पीशीज़ जो एक्सटिंक्ट होने लगती है उससे पहले वो इंडेंजर्ड होती है, यानी कि उसको ये ख़तरा शुरू हो जाता है कि अब ये इसकी तादाद कम होने लगी है और अगले कुछ सालों में ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो इंसान को क्या करना है? पहले तो बैन कर देना है हंटिंग ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल, कि जितने भी इंडेंजर्ड एनिमल हैं जो इनकी तादाद अब कम हो गई है और वो मज़ीद कम होती जा रही है, तो आप उनके शिकार पे पाबंदी लगा दें, ठीक है। स्टॉप पोल्यूटिंग द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल। और जो जानवरों का जो कुदरती मस्कन है ना, जो उनके कुदरती घर हैं, आप उनको आलूदा करना छोड़ दें, ठीक है। उस पर भी पाबंदी लगाएं कि जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं, नेचुरल जो कुदरती मस्कन है जानवरों के, उनको अब आपने गंदा नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह टूरिस्ट पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, हम भी जाते हैं, तो हम वहाँ पर जाकर अपना जितना वेस्ट मटेरियल होता है हम इसी तरह ही जंगलों में फेंक देते हैं, ठीक है। तो वो जो वेस्ट मटेरियल है वो वहाँ पर आलूदगी और पोल्यूशन फैलाता है और वहाँ के एनिमल जो हैं, बहुत सारे एनिमल्स उन वेस्ट मटेरियल को खाने की वजह से भी मर जाते हैं। Forests are home to many animals and plants, so cutting down of forest should be minimized. फॉरेस्ट बहुत सारे जानवरों और पौधों का घर है, तो जब आप फॉरेस्ट को काट देंगे तो आपके जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं उनके घर ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको इन फॉरेस्ट को नहीं काटना और इनकी जो कटिंग है उसको कम से कम करना है ताकि हम एनिमल्स के घर को बचा सकें। एनकरेज पीपल टू प्लांट मोर ट्रीज़। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना एनकरेज करें, उनकी हौसला अफजाई करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगा सकें। क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अमंग द कम्युनिटी। लोगों को जाकर आप बताएं कि जो ये बायोडाइवर्सिटी है इसकी क्या अहमियत है और इसे क्यों बचाना चाहिए, ताकि लोगों को पता हो और फिर वो इसको नुकसान ना पहुँचा सकें। What are the endangered animal? Endangered animals are those that are near to become extinct in future. ये वो जानवर हैं जिनको अगले कुछ सालों में ये ख़तरा है कि वो इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, यानी अब इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे, फिर उनकी एक भी जानवर उस स्पीशी का आपको नज़र नहीं आएगा।